हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम मैथ का चौथा डोज लेंगे और डेली इसी तरीके से हम हर एक कॉन्सेप्ट को जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी जिससे भी एसएससी फ्रेम करता है क्वेश्चन, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, और हर चीज़ें क्लियर करेंगे। और आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, एसएससी मैथ क्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। हाँ, दो तीन कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में जान लेते हैं और कैसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। तो कुछ फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको ना उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, आता है क्वेश्चन इसका, मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है और टायर वन में भी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है, आपने जैसे डोमेन और रेंज पढ़ा होगा ना, तो आपकी रेंज क्या है, किसी फंक्शन की रेंज कहाँ है, कहाँ तक जा सकता है, कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बस वही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो साइन एक्स है उसकी रेंज क्या है। बताइए जरा, आपने 10th से 12th तक पढ़ा होगा ना, जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है, क्या होती है साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? +1 होती है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी, -1 होती है। इसका मतलब क्या है, जो साइन एक्स का ग्राफ है, जो भी वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में लाई करेगी। कैसे लाई करेगी, आइए देखते हैं। हम बनाते हैं क्या, ग्राफ साइन एक्स का। मैंने बोला क्या, -1 नहीं सॉरी 1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ मान लेते हैं 90 डिग्री, ये मान लो 0 डिग्री है, ये मान लो कितना 180 डिग्री है, ये मान लो 270 है और ये 360 है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे चले जाओ नेगेटिव वाले इधर साइड, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री माइनस में, और यहाँ पे 270। आप पाई के फॉर्म में भी ले सकते हो, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताइए आप, अगर मैं इसको बनाऊँ, हाँ, अब देखिए बताइए, साइन अगर मैं 0 लूँ, साइन 0 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब साइन 0 पे 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 90 पे हूँ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1, तो मतलब ये ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब 180, साइन 180 पे क्या होता है, 0 हो जाता है। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या होगा, फिर ये टू आ गया, हाँ। अब साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। फिर 360 कितना होता है, 0 होता है। इसी तरीके से चलता रहेगा। उसी तरह आप यहाँ भी आ जाओ, साइनस -90 कितना होगा, -1 होगा। फिर 180 0 हो जाएगा। फिर 270 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन -270। फिर उसके बाद 360 कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है। पर आप ये देखिए, इसकी जो वैल्यू है 1, जो इसका ग्राफ है माइनस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ है माइनस और 1 और -1 के बीच में रहेगा, तो इसका रेंज क्या होगा, ये होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी, -1 है। ठीक है, चलिए उसी तरह के आप इसका भी देखिए, किसका, कॉस का। कॉस का क्या होता है, मैं लिखूँ तो ये भी सेम होती है, -1 कॉस एक्स और +1 के बीच में होती है इसकी रेंज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू -1। कैसे, आइए देखते हैं। इसका भी ग्राफ 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, कैसे, बना लीजिए 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ नेगेटिव में बना लो, 180 माइनस में, यहाँ 270, यहाँ पे 360। समझ रहे हो, इसको पाई फॉर्म में ले सकते हैं, पाई/2 पाई। ठीक है ना, 3 पाई/2, फिर यहाँ 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे जाएगा ग्राफ। अब देखिए कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है। मैं ये वाला कर ले लूँ, कॉस 0 पे वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे होगा। फिर 90 पे क्या हो जाता है, कॉस 90 कितना, 0 हो जाता है, तो 90 पे जब आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ -1, ये देखिए ये बराबर। ठीक है, फिर इसका 270 में जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, कॉस 270। ठीक है, तो भी 90 का मल्टीपल होगा उसमें 0 ही होगा। फिर 360 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसी तरह से फिर ऐसे चलता रहेगा। उसी तरह आप यहाँ भी बनाओ, 90 पे -90 पे 0 हो जाएगा, 180 पे माइनस हो जाएगा, -180 पे 270 फिर 0 हो जाएगा, फिर 360 में 1 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका ग्राफ भी 1 और -1 के बीच में रहता है, इसलिए ये ग्राफ है। ठीक है, आपको ग्राफ अगर समझ में आया, ठीक है, ग्राफ नहीं है पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, उसी तरह कॉसेक एक्स देखिए, कॉसेक एक्स क्या होता है बताइए आप। अगर मैं इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या होगा, साइन के फॉर्म में
ये क्या होता है, साइन एक्स होता है। बस आपको साइन एक्स की वैल्यू पता है। अब यहाँ बनाते जाओ 90 डिग्री, यहाँ पे कितना 180 डिग्री, यहाँ पे आप बना लो कितना 70, 360। उसी तरह आप यहाँ भी बना लो 90 डिग्री, माइनस में यहाँ माइनस 180 डिग्री और -220। अब ये बताइए साइन एक्स, अगर मैं यहाँ जी कॉस एक्स यहाँ जीरो लेता हूँ तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो 1/0 तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब जीरो पे क्या इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर यहाँ मैं साइन एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ, यहाँ कॉस एक्स यहाँ 90 ले लूँ, 90 कॉस एक्स 90 क्या होगा, कॉस एक्स 90 तो 1/sin 90, तो 1/sin 90 1 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक चीज़ बस याद रखिए, इसमें ज़्यादा आप ग्राफ में मत जाइए, याद रखिए जो भी कॉसेक और सेक का, ये चीज़ दिमाग में हटाए, इसका जो ग्राफ बनेगा ना -1 इनके बीच में नहीं आता, कोई वैल्यू लाई नहीं करती, ठीक है। उसी तरह मैं इसका भी लिखूँ -1 और ये हमारा 1, ठीक है, इनके बीच में लाई नहीं करता कोई रेंज, ठीक है। इसके ऊपर रहता है 1 के ऊपर और -1 के नीचे, ठीक है। इसी तरह इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 90 पे क्या होगा आपका इन्फिनिटी, 90 पे क्या होगा 1 हो जाएगा और बाकी इस पर क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, आप यहाँ पे लाइन खींच लो, आप इस पे लाइन खींच लो, 180 पे लाइन खींच लो, 360 पे लाइन खींच लो, उसी तरह यहाँ भी 180। मैंने क्या बताया, ये 90 पे क्या 1 हो जाएगा और 0 पे क्या होगा इन्फिनिटी पे जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी ग्राफ साइन -90 पे 1 होगा, यहाँ पे ये 1 है ना ये वाली वैल्यू, और ये 180 पे ये और 0 पे क्या होगा इन्फिनिटी हमेशा आएगा, तो ये टच नहीं करेगा इस वाली लाइन को, तो ऐसे जाएगा। उसी तरह नीचे भी -1 के इधर रहेगा, इधर -1 के नीचे और इधर ऐसे सेम। उसी तरह आपको सेक एक्स का बनाना है, यहाँ 90 बना लेना, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ पे 360 और यहाँ पे बना लो -90 और यहाँ पे -1। ये आप ग्राफ पे ध्यान दो, बस इसका रेंज जानो, रेंज कितनी होती है। कॉसेक एक्स की बात करूँ तो कितनी रेंज होती है इसकी, इसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से 1 तक जाता है, ठीक है, -1 तक। और मैंने बताया ना 1 के इधर ही रहता है, ये वाली नहीं होती है, फिर यूनियन इनके 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, फिर 1 से कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ लिख देता हूँ, अभी मैं फिर से लिख दूंगा। उसी तरह सेक एक्स का भी देख लो आप ग्राफ कैसा होगा। ये कितना होता है आपका कॉस एक्स, कॉस 0 पे 1 होता है, यहाँ 1 होगा, आप 90 पे खींच लो ये लाइन, ठीक है, यहाँ भी 90 पे खींच लो, फिर 270 पे, तो आपका ग्राफ यहाँ 0 पे यहाँ पे, फिर इस तरह उस 180 पे यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 270 पे, फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तरीके से ग्राफ जाता जाएगा। तो मैं आपको तरीके से बना, आप ग्राफ में मत ध्यान दो, आप ये देखो इसकी भी रेंज क्या होगी आपकी -इन्फिनिटी से -1 तक, और इनके बीच पे 1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं रहेगा, 1 से फिर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आ जाइए 10x पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इसका सेक एक्स का, याद रखो सेक और कॉसेक का क्या बताया मैंने, सेक एक्स का क्या बताया, रेंज कितनी होती है -इन्फिनिटी से -1 जाता है, इसके बाद -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं, फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस इन्फिनिटी होगी। हम पूरा लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं 10 का ग्राफ। इसका देखिए कॉसेक्स का क्या सेम होगा -1, ये यूनियन में 1 प्लस -इन्फिनिटी, ठीक है। आइए से 10x का जानते हैं, 10x का क्या होता है, तो आप साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिखिए, ठीक है। ये मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पे मान लीजिए -इन्फिनिटी है, उसी तरह इसमें भी मान लो ये प्लस इन्फिनिटी है यहाँ पूरा, और यहाँ पे क्या है -इन्फिनिटी है। तो मैं यहाँ पे बना लूँ 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना 180 डिग्री, यहाँ 270 पे आपका बन जाएगा कितना 360, ठीक है। फिर बना लो -9 70 70 नहीं 180 70, ठीक। फिर बना लो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस का बनाने के लिए आपको क्या करो, 10 का बनाने के लिए पहले आप लाइन खींच लो, एक लाइन है आपको याद रखनी है, यहाँ पे 90 पे तो 1 हो जाता है आपका,
ठीक है, 90 पे 0, ठीक है। आप कहाँ खींचिए, एक 90 पे खींचिए ऐसे लाइन। क्यों खींचनी है बताता हूँ, अगर आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको उतना ध्यान नहीं देना, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे ध्यान देना, ठीक है। उसी तरह आप इस पे 180 पे खींचो, भाई। और सर आप यहाँ भी 180 पे, ठीक है ना, ये 180 पे लाइन जाएगी यहाँ। तो देखिए यहाँ में अगर -90 बनाऊँ, -190, देखिए यहाँ भी खींच 90 से ज़्यादा। अब देखिए मैंने क्या बताया, अब 10 0 रखूँगा तो क्या होगा हमारा, 10 0 रखने पे क्या होगा बताइए। कॉस यहाँ 0 होगा तो 0 होगा, तो 10 0, हाँ कॉस 0 क्या 1 होगा, तो ये साइन 0 कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो 0 होगा तो ये पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 10 0 पे वैल्यू कहाँ रहेगी हमारी, यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अगर मैं 90 की बात करूँ, 1090 कितना होगा, 1090 तो कॉस 90 होगा, कॉस 90 अगर हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1/0 फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया, तो इन्फिनिटी तो मतलब 90 पे इन्फिनिटी जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये 90 पे कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, इन्फिनिटी 90 पे टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। उसी तरह अगर मैं इधर नेगेटिव में आऊँ तो इधर भी ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब 180 पे बात कर लूँ, अब 1081 180 पे क्या होगा, 10 180 क्या होगा, कॉस 180 कितना होता है, -1, समझ में आ रहा है? और अगर मैं इधर 90 या 270 लेता हूँ तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, 180 पे यहाँ पे 0 पे रहेगा, और यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आएगा, और सॉरी जाएगा, समझ में? चलिए अब देखिए इसमें कॉट एक्स का, देखिए कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं कॉट 0 लेता हूँ तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 0 पे इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। और 90 पे कॉस 90 लूंगा, कॉट 90 लूंगा, तो साइन 90 नीचे, तो साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है, और ऊपर 0, तो 0 आएगा। तो 90 पे 0 होगा, और 0 पे कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। 90 पे 0 होगा मतलब इन्फिनिटी से, देखो 180 0 360 में इन्फिनिटी पे जाएगा, और 90 270 इस पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बस रेंज जाननी है तो मैं, बस इतनी बेसिक चीज़ आनी चाहिए आपको, ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, सारे टिग्नोमेट्री फैक्टर। तो देखिए 10 का मैं रेंज लिखता हूँ, 10x का क्या होगा आपका, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ऐसे लिख लो आप, 10x की जो वैल्यू है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या गया, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, और मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आपको? उसी तरह कॉट की बात करूँ, कॉट की भी वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी, कॉट की मैं बात करूँ, कॉट एक्स की रेंज कितनी है, ये देखिए ना, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी पूरा जा रहा है ना यहाँ से यहाँ, इसकी भी रेंज कितनी है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। या तो आप ऐसे लिख लो कॉट एक्स, इसका कितना, फुल नहीं लगाओगे, -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आया ये सारे, आपको ग्राफ समझ में आया, ठीक है, क्या रेंज हो सकती है। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं आप क्लियर से, देखिए मैं लिखता हूँ। तो मैंने क्या बताया, आप याद रखो, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। मिनिमम वैल्यू याद रखो और मैक्सिमम वैल्यू रखो, ठीक है। क्या बताया मैंने, कितनी माइनस होती है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1। उसी तरह से आ जाओ कॉट एक्स और टेन एक्स, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी, -इन्फिनिटी, और ये मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह से किसका, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, उसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये बताया था ना, सेक एक्स और -एक्स का क्या होता है, -इन्फिनिटी से -1, और यूनियन 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक। देखो मिनिमम तो यही है ना, मैक्सिमम तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। बस -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है सेक और कॉसेक एक्स की वैल्यू, ठीक है। समझ में, हटा दूँ, ये समझ में आया? अगर मैं इसकी पावर कर दूँ, मतलब स्क्वायर कर दूँ, तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कि मैं पावर कर दूँ, अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू बताओ और मैक्सिमम वैल्यू बताओ।
तो बताइए, अगर मैं पावर कर दूंगा तो ये माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, सारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा और लेस देन वन होगा। ठीक है, प्लस ये तो मैक्सिमम तो हमारी प्लस वन नहीं रहेगी, मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो जीरो हो जाएगा मिनिमम और प्लस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है, जीरो क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर कर दिया तो सारी नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वार्टर और इसकी बात करूँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी सारे नेगेटिव वाले हटा दो तो क्योंकि सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कहाँ से, अगर मैं इसकी बात करूँ कॉट स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स की, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू कितनी, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह आप लिख लो इसका सेक स्क्वायर एक्स का और इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कितना, मिनिमम वैल्यू जीरो और प्लस वन। नहीं, इसमें मिनिमम याद रखना, इसमें मिनिमम वैल्यू होती है वन, क्योंकि भाई मैंने बताया ना माइनस वन और वन के बीच में तो ये लाई नहीं करेगा, इसका ग्राफ ही नहीं बनता है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वन से बड़ी होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सेक और कॉसेक के लिए आपकी वन होगी। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आप नोट डाउन करना कि सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, तो ये था हमारा किसके लिए, हम्म, हम्म, किसके लिए था, ये ऑड वैल्यू, ऑड पावर के लिए था, और ये इवन पावर हो तब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑड पावर लिख लेना। समझ में आया ये चीज़। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट है तो आपको मस्ट है याद रखनी चाहिए, आपको इसी बेस पे आएंगे क्वेश्चन। पहला अगर मैं बात करूँ किसकी, ए साइन स्क्वायर मान लो, ठीक है, इसको याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी बताइए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, याद रखना है आपको, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो भी ए और बी में से जो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या लेना है, मैक्स ऑफ किसकी, ए और बी में जो भी मैक्सिमम होगा उसको लेना है। ठीक है, इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकालने तो ए और बी में जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ कौन सा, 45 ले लूँ, 45 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 36 कॉस स्क्वायर एक्स, तब बताइए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 45, 45 आपको मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, तरीके से आपको निकालना है। समझ में आया, ये हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी। अब आ जाइए कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो ध्यान रखिए। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये ध्यान रखिए, ए साइन एक्स प्लस बी साइन सॉरी कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया, अरे सॉरी माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस रहेगा बस, यहाँ माइनस मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए प्लस वन। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है, सेक का था और किसका था, हाँ सेक का, तो आपको याद रखना है इसका, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों का, और इसके साथ में कौन सा था, ए कॉस स्क्वायर एक्स। एक चीज़ याद रखो इसमें, ये कंडीशन थी इसमें कि पहले ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये है कि ए क्या होना चाहिए इस वाले में, ए हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, किससे बड़ा होगा, बी से। ठीक है, और दूसरा था क्या, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर, बी सेक स्क्वायर एक्स। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन दोनों की, बताइए। इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी, देखिए मैंने बताया कॉसेक स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो कुछ भी करेंगे इन्फिनिटी प्लस में ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखना है इस वाले फंक्शन की। ये दोनों इसमें ये लिख लेना कि ए इसमें लेस देन बी होता है। इस वाले में ए ग्रेटर देन बी होता है, जो भी साइन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें यहाँ लिख लेना ए है, ए कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसमें ए क्या होगा, लेस देन बी होगा। जो भी कॉस के साथ लगा वो लेस देन किससे, बी जो सेक के साथ लगा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो इसमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमारी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। क्यों होगी मैंने बता दिया है। जैसे ये 1 होगा, +1 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनकी, और इसकी सेक और कॉसेक की क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी होती है। तो हमेशा इन्फिनिटी प्लस कुछ भी करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ जाएगी। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो इस वाले केस के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, होती है 2√AB। इस वाले की बात करूं मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, A+B। याद रखना कि इस वाले केस में क्या है, A ग्रेटर देन B है, मतलब साइन के साथ वाला। और इसमें याद रखना A लेस देन B है तब, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, कौन सा, कि अगर आपका A सेक स्क्वायर थीटा, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस B कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये याद रखो, √A प्लस √B का स्क्वायर। समझ में? एक और है, फिफ्थ लास्ट है, उसके बाद बहुत सारे हम निकाल सकते हैं, पर ये 5 आपको याद रखना है। A tan स्क्वायर थीटा और B cot स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद रखो। यहाँ लिख देता हूँ राइट पेन से। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। क्योंकि आप देखो मैंने क्या बताया था, tan और cot का इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी 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 मिला के मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी। और मिनिमम वैल्यू की बात करूँ इस फंक्शन की कितनी होगी आपकी, 2√, समझ में आया, इन्फिनिटी, ठीक है। आप इससे अगर आपको कॉस और साइन का फंक्शन पता है तो इजीली बता सकते हो आप मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी आ रही है मैक्सिमिस्ट, यहाँ भी क्या आया था आपका प्लस इन, ठीक है। इन दोनों को मिला के ये मैक्सिमम है। अब इनकी इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। अगर पूछता है ऐसे फंक्शन की, चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 3 sin x cos x। अब देखिए यहाँ पावर नहीं है, पावर वाला नहीं है, तो मैंने इसका बताया था मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू बताया था +a² प्लस b²। और मिनिमम की बात करूँ तो -a² प्लस, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो निकाल लो, प्लस n का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ याद रखना, यहाँ -4 है तो ये आप इसको ऐसे कंसिडर करोगे -4, आप ऐसे लिखोगे -4 की पावर 2, ठीक है। ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 9 + 16 ये 25, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आंसर ये वाला, ठीक है। समझ में आया? तो ये था हमारा कंप्लीट मैक्सिमा मिनिमा, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर को जानते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी है हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ बिटवीन द एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर क्या दिया है, 3/6 ठीक है। 2/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू द स्मॉलर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पैरेललोग्राम भी है, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो पहले आइए समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम पूरा डिटेल में। देखिए कोऑर्डिनेटर में कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस आता है, ट्रेपेजियम आता है, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे डिटेल में, पर इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर और उसके क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम के पास, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज हो रहा है तो हम पहले इसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेटर की बात करें तो देखिए जो एंगल है, मान लो ABCD नाम दे दो, ABC, ये जो एंगल है मान लो ABCD, इनका सम क्या होता है याद रखो, A+B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। ये सारी चीज़ ना आपके एकदम कमांड में होनी चाहिए, ठीक है। 360। अगर मैं बात करूँ इसका एरिया निकालूं तो एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया निकालूं, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर
चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में। क्वाड्रिलेटरल, इसका ए बी सी डी का कैसे निकालोगे? देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, ढंग से। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ किया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये किया। अब कोऑर्डिनेटर है, अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करूँ, ये हाइट है h1, यहाँ से भी हाइट ड्रॉ करूँ, ये हाइट कितनी है h2। ठीक है, तो मैं इस वाले एरिया, इसका एरिया निकालूँ तो क्या आता है, ठीक है, इसका एरिया मिला के एंड एरिया ऑफ क्या होगा कोऑर्डिनेटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये किसके इक्वल हो, मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ए ए ए डी सी। ठीक, तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, मान लो क्वाड्रिलेटरल साइड कितनी दी है आपकी, डायगोनल बस ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हाफ, इसमें क्या होगा, बेस, इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, ये वाला, ठीक है, ये बेस है, बेस कितना है ए सी, और हाइट कितनी है, ये है हाइट S2। ठीक है, उस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका निकालो, ट्राइंगल का एरिया एडीसी का निकालो कितना, हाफ, बेस क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में, बेस क्या होगा इस वाले, बेस इसमें भी क्या है ए सी है, और इंटू में क्या, हाइट कितनी है h1। ठीक है ना, ट्रायंगल से दोनों को ऐड करेंगे, कितना पहले कॉमन निकालो, क्या हाफ ए सी तो आ जाएगा आपका बाहर, और बचेगा क्या h2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हमारा, तो सिंपल आप कैसे कोऑर्डिनेटर का निकालोगे, तो हाफ ए सी क्या है हमारे डायगोनल है, इंटू में दोनों के हाइट का सम h1 प्लस, समझ में आया? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर कैसे लिखा। ठीक है, अब समझ लीजिए एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेटर है, दो डायगोनल है, D1 D2 है, मान लो ये वाला एरिया है कितना A1 है, ये A2 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इनका एरिया का प्रोडक्ट इक्वल टू ये इनका एरिया का, मतलब A1 इंटू A3 का प्रोडक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ A2 इंटू में एरिया ऑफ A4 का प्रोडक्ट, याद रखो। ठीक है, आपको कुछ किसी का एरिया दिया जाएगा, बोलेगा इस वाले, इसका दे देगा, बोलेगा तो इसका निकालो तीसरे वाले का, है ना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ किसमें, कोऑर्डिनेटर में। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोऑर्डिनेटर साइकिल कोऑर्डिनेटर। देखिए साइकिल कोऑर्डिनेटर ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे है पूरा, ये यहाँ से टच रहता है, ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है वो कैसे है, ये वाला देखिए, ये मान लो अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, क्या चीज़, मेन चीज़ तो याद रखनी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाले एंगल आपस में कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब मान लो ये ए है, ये मैं नाम देता हूँ BCD। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, एंगल ए प्लस एंगल सी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री, याद रखना। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़। और ये थीटा है तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये सही है, लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा। आप ये याद रख सकते हो, अगर आपको ये वाला एंगल दिया है ना, तो आप डायरेक्ट ये वाला एंगल लिख सकते हो, क्योंकि ये इक्वल टू ये वाला। अगर इसी तरह मैं इसको पढ़ाऊँ, अगर ये मान लो थीटा, ये मान लो अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में बस आपको इतना जानना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए साइक्लिक इसमें क्या करना है आपको, पहले चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम, मान लो इसकी साइड ए है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, है ना, ये बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये चीज़ पता चली। अब देखिए नाम दे दूँ A B C
टी। ठीक है, इसमें ए बी पैरेलल टू क्या होगा, टी डी, और एंड ये ए डी पैरेलल टू क्या होगा, बी सी होगा। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, और क्या होता है, अब देखिए ये वाला जो एंगल होता है, मान लो ये एंगल थीटा है, इसका ये वाला कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, और जो एडजेसेंट साइड एंगल होता है वो क्या होता है हमेशा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एंगल ए होगा ये वाला एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, एंड एंगल बी इक्वल टू किसके, एंगल डी के। ये चीज़ नोट डाउन करनी है आपको। ठीक है, उसी तरह अगर मैं एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री है, मतलब एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होता है 180 होता है, ये भी याद रखो, एंड और लिख लो। उसी तरह इसका भी ऐसे आप सबका लिख सकते हो। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री होता है एडजेसेंट एंगल, कितना होता है सम उनका 180 होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है। और देखो डायगोनल हमेशा इक्वल नहीं होता है, बस स्क्वायर में मान लो ये D1 है, ये हमारा D2 है डायगोनल, बस ये क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये सारे लिख लेता हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अरे सॉरी, ये आपका ही 90 बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब ये वाला इक्वल होगा और ये वाला साइड बाइसेक्ट, हम बाइसेक्ट तो करते हैं पर ये नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। ठीक, कोई भी एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं ये वाली साइड। लो ये ओ है, तो यहाँ लिख देता हूँ ए ओ इक्वल टू ओ सी, उसी तरह ओ डी इक्वल टू। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें पैरेलल। ठीक है, चलिए अब आ जाइए ये, पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ। पहले ये देखिए, जो एरिया है इनका इनका रेशियो क्या है, सबका सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मान लो मेरे को इसका एरिया निकालना है, अब मुझे एरिया ऑफ मान लो ए बी सी नाम दे दो इसको, ट्रायंगल ए बी सी, मान लो इसका एरिया किस, उस पूरे पैरेललोग्राम का क्या कितना रेशियो होगा, कितना फ्रैक्शन होगा। तो अगर मेरे को निकालना है कि एरिया ऑफ इसका सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बताइए कितना होगा, कितना, ये पूरा 4 यूनिट है पैरेललोग्राम का एरिया, इसको मिला के कितना हो 4 यूनिट हो जाएगा, इसका कितना 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 1/4। एक चीज़ ये चीज़ याद रखिए, और एक चीज़ और याद रखिए, ये वाले जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा, मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, उसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से, ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू मतलब कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़, अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। मान लो कि ये इसकी हाइट h1 है और यहाँ से यहाँ हाइट की चीज h2 है। ठीक है, अब ये क्या करो, इसका और इसका एरिया निकाल लो, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का। तो इसकी साइड ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अभी वाला मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी कितना होगा पैरेललोग्राम में थीटा होगा। तो निकालिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देखो ये इनका इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स ऑफ, एक का निकालो एरिया, इसका निकालो कितना आएगा, ए इंटू बी। कैसे निकालते हो, जब आपको दो साइड दी हो और एक एंगल दिया हो, ए और ये बी दिया, तो क्या निकलते हो, हाफ ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह दो ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये थीटा है, ए और बी यहाँ सेम है, ए और बी यहाँ सेम है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ए बी साइन थीटा लिखना है 2 टाइम्स, तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है, आपको याद रखना है।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना तो ए इंटू बी कर दो साइड एक्टा, आपका थीटा यहाँ 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई आपको पैरेललोग्राम में। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बताइए आप, मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेटर में इन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दिया है उनकी साइड, रेशियो दिया है, ये 3x है, मान लो इसको x मान लो, x यूनिट तो 3x हो जाएगी, और ये मान लो कि अपना ये 6x है ना, ये मान लो 5x कुछ भी मान लो। ठीक है, 5x और ये तो कितना 4x। ठीक है, जैसे भी मान लो, तो इनका सम क्या कितना हो जाएगा, एंगल का सम तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 4 12 12 6 18 18x, इसके इक्वल होता है 360 के। ठीक है, सम ये चीज़ बताई ना। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री, x 20 डिग्री हो जाएगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, आप क्या बोला है, 2/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर। लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये 6x, तो 6 इंटू 20 तो कितना होगा 120। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जो 2/3 ऑफ द किसका लार्जेस्ट एंगल मतलब 120 हमने निकाला। ठीक है, इसकल टू क्या स्मॉलर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें पता है ये थीटा होता है, तो पैरेललोग्राम में ये थीटा होता है, ये 180, तो ये एडजेसेंट, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। एडजेसेंट पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या पैरेललोग्राम निकालिए, यहाँ कितना होगा 4 4 दूनी 8 80 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल। मान लो ये थीटा है, स्मॉलेस्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 80 है, तो ये कितना आ जाएगा 180 में से 80 माइनस करो कितना आएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। समझ में आया, थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, यहाँ 80 ले ली, यहाँ देखो ना, तो मान लो कि ये स्मॉलेस्ट एंगल है 80 है, ये वाला कितना होगा सप्लीमेंट्री होता है, 180 में से 80 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, या सप्लीमेंट्री एडजेसेंट पेयर कितना सम है उनका पूरे इंटीरियर एंगल का। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ठीक है, पहले ये देख हमको समझ में आ गया कि कौन सा है रिमाइंडर थ्योरम का, तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कंप्लीट जानेंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ आप ले रिमाइंडर थ्योरम जान लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि कोई भी डिविडेंड है, डिविडेंड बताता हूँ क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्या होता है कोसेंट, प्लस में क्या होता है आपका रिमाइंडर। समझ में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 25 को मैं 6 से काटता हूँ, तो 6 हमारा क्या हो गया डिवाइजर हो गया। ठीक है, और ये 24 हमारा क्या हो गया डिविडेंड हो गया, जिसको काट रहे हैं हम। ठीक है, भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, और ये हमारा क्या जो भी आएगा कितना आएगा 4 6 24, ये इसको 25 लिख लेना, तो रिमाइंडर पता चलेगा ना। तो 4 टाइम जाएगा 6 4 जा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, कितना 24 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या रिमाइंडर है, क्या क्वोशेंट है, क्या डिवाइजर, क्या डिविडेंड है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और याद रखिए, क्या अगर जिससे हम डिवाइड कर ले, मान लेते हैं यहाँ हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 87। ठीक है, ये बताइए 87 को डिवाइड किया मैंने 11 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। 87 को मैंने क्या किया, रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। रिमाइंडर कितना होगा 11 7 जा 77, बचेगा कितना 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यही नंबर है, मैं लेता हूँ कितना 99 लेता हूँ, फिर 11 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे सर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं लेता हूँ रिमाइंडर, और क्या ले लूँ, तो कुछ भी ले लो आप, मान लो कि 25 लिया आपने, यहाँ लिखा 27, कितना टाइम से आएगा एक नहीं, आप ये मतलब आप ये लो 16,
इसी में समझो, ठीक है ना, 11 में ही समझो ताकि चीज़ें क्लियर हो। अगर मान लो यहाँ तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, 9 को डिवाइड करना है 11 से, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 9 ही आएगा। तो इससे क्या पता चला, ठीक है, कोई भी वैल्यू है 11 से क्या रिमाइंडर बढ़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जो भी आएगा रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन इससे 11 से, 11 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आप कोई भी ले लो, डिवाइड करो, क्या होगा, 0 होगा, या 0 से मतलब 11 से तो कम होगा, 11 के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो रिमाइंडर होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 11 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए, ये बेसिक था, आपको जानना था, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब ये बोला है कि ये क्वेश्चन था, हाँ ये था ना, देखिए इसको 65 है, कोई नंबर है, ठीक है, नहीं कोई नंबर है पी, उसको हमने 65 से एज्यूम कर लिया कि कोई नंबर पी है, कुछ भी मान लो आप, एक्स मान लो। तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 47, कितना मिला रिमाइंडर हमको, 47, ठीक है। तो ये बताना है कि जब यही सेम नंबर, क्या बोला, सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 13, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब एक चीज़ बता दे रहा हूँ क्लियर, ठीक है। पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर पी को डिवाइड कर रहे हैं 65 से, ठीक है, इससे डिवाइड करें, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है, तो हमको इसको रिमाइंडर थ्योरम से इसको कैसे लिखेंगे, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 इंटू में मान लो एक्स हमारा क्या कोसेंट है, इतने टाइम्स जा रहा है, प्लस में 47। अब उसने बोला कि अगर इसको 13 से डिवाइड करें तब क्या रिमाइंडर आएगा। अब हमको पता है 13 से इसको काटेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, बचेगा क्या, 47, 47 को काटना है बस 13 से, कितना 13 3 43 और बच्चा कितना 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। पर आपको क्या करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है आप वो जानिए, ठीक है। आप समझ में आए ये क्या किया मैंने, आप ये समझिए, आपको लिखना क्या है, रिमाइंडर लिखना है ना। तो ये देखिए, इसको काटने पे मैं इसको अलग अलग कर लूँ पहले, 65x, ये तो कट जाएगा क्योंकि 65 का मतलब 13 का मल्टीपल ही है, और बचा 47 अपन में, ठीक। इसको इससे काटेंगे तो रिमाइंडर कटने वाला है, 0 बचेगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 47 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, कितना आ रहा है, 8 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लो। तो रिमाइंडर लिखाना, तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर 0, इसका 8 प्लस करोगे तो रिमाइंडर 8 ही है ना, 8 ही आएगा। पर आपको क्या करना है एग्जाम में, आप ये देखो 65 के फैक्टर निकाल लो, 13 बच्चे 65, देखो 13 क्या है इसका फैक्टर है ना, 65 भी क्या है, फैक्टर है, 30 भी है, 5 भी है, 1 भी है। तो इनके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या करो आप, डायरेक्ट आपको ये पता चल जाए कि 65 है, मतलब पी को 65 से डिवाइड करें, अगर इसके फैक्टर से डिवाइड करें तब भी हमको क्या करना है कि 47 में आपको बस क्या करना है, इसके फैक्टर से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर में डिवाइड कर दो, 13 से यहाँ डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 8। समझ में आया ये चीज़। आपको क्या करना है, रिमाइंडर में जाके उसके फैक्टर से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो, या तो फिर आप ये वाला ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए इसने क्या बोला, व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 12, कितना रिमाइंडर दे रहा है 7, मतलब एन को जब 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है 7। तो आप इसको ऐसे लिखो, एन इजकल टू 12, एन को डिवाइड करना है 12 से, क्वेश्चन मान लो एक्स है और रिमाइंडर कितना, ठीक है। अब उसको बोला है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5n नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। अब बताने कि 5n नंबर को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, चलिए बताइए। तो देखिए मैं अगर इक्वेशन इसको सॉल्व करूँ ट्रेडिशनल बेसिक मेथड से, तो क्या करेंगे मैं, इसमें डायरेक्ट 5 का मैं इंटू कर दूंगा, तो ये 5 का इंटू हो जाएगा, तो इसमें 5 का इंटू होगा, इसमें भी पूरे 5 का, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। इसका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी रिमाइंडर थ्योरम से, कितना 60x प्लस इस चीज़ समझ में आई। अब आपको क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता है कि ये 60 अलग अलग करके डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये कितना, देखो 60 जाएगा ना, कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, इसमें से पर 24 जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 11, तो 0 पर क्या, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए, आप एग्जाम में कैसे करना है वो चीज़ देखिए। देखिए एन है, 12 से डिवाइड किया 7 है, 5n को करना है तो आप सीधा करो, रिमाइंडर में क्या करो 5 का इंटू कर दो, समझ में।
और फिर 12 से डिवाइड कर लो। ठीक, 5n निकालना है, n टाइम्स जो भी मल्टीपल निकालना है उसको रिमाइंडर से भी क्या कर दो, उतने टाइम्स कर दो और अपॉन में इस नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 35/12। तो सेम ऐसी कंडीशन आ जाएगी ये वाली, ये जो जैसे आई। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और करिए, आइए आप करिए, देख लीजिए। ये टाइप्स बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके रिमाइंडर से। रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इन टीजर एक्स एंड वाई बाय 8, मतलब x को डिवाइड किया 8 से और y को भी डिवाइड किया किससे, 8 से, तब रिमाइंडर क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। और इसमें रिमाइंडर कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। मतलब एक x एक नंबर है तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना मिल रहा है। ठीक है, और y को जब 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द ए बी, यहाँ ए बी लिखा है, यहाँ आप हटा लेना। अब यहाँ पे एक्स वाई लिख लेना, एक्स वाई, है ना। तो उसने बोला कि क्या होगा रिमाइंडर जब एक्स वाई डिवाइडेड बाय 8 होगा, तो बताइए तब रिमाइंडर क्या आएगा। बताइए। तो देखिए x, जब x को डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y को डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन नहीं बनाते बैठना कि x निकालो फिर 8 इंटू मान लो कोसेंट a है या q मान लो फिर इंटू प्लस इसी तरह y का भी निकालोगे a कितना 8 इंटू मान लो यहाँ p है प्लस 7, फिर आपको यहाँ x इंटू वाई निकालो, फिर मतलब 8q प्लस 5 इंटू में 8p प्लस 7 अपॉन में फिर 8 से डिवाइड करो। इतना लंबा नहीं करना आपको कुछ नहीं करना, आपको रिमाइंडर देखना है। सेम नंबर है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट यहाँ डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो रिमाइंडर को इंटू कर लो आपस में इन दोनों का और 8 से डिवाइड कर दो। कितना होगा, 7×5 = 35, डिवाइड कर लो कितना, 8 से। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 832, और 32 रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं एक्स को और वाई को। रिमाइंडर यहाँ कितना 5 दे रहा था, यहाँ 7 दे रहा था। बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट को अगर एक्स और वाई के प्रोडक्ट को करेंगे 8 से डिवाइड, तब क्या होगा। सीधा आप क्या करना, उनकी रिमाइंडर जो है उनको प्रोडक्ट करो और सीधा 8 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आज का टॉपिक, जो भी हमने करना चाह रहे थे। हमने क्या क्या सीखा, मैक्सिमम मिनिमा सीखा, ठीक है, ग्राफ के साथ। और दूसरी चीज़ क्या, कोऑर्डिनेटर सारे टाइप्स, कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम के बारे में जाना, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, और साथ ही साथ में रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कैसे करना है वो चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।